अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। इसमें एग्जामिनर कहता है कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 5 डिवाइडेड बाय 25x² प्लस का 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें मालूम है भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि भैया सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिखेंगे और स्क्वायर की फॉर्म को ब्रेक डाउन कर देंगे। अच्छा तो बेटा अब जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 शॉर्ट के लिए, डिटेल के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, डिटेल में भी एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो इसको मार्क कर लो। हर क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब की क्लास में जो क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन आ रहा है ना, इट इज अ बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन, बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन। मगर देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मगर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 5 और डिवीजन में 25x² प्लस का 9 इंटू dx। अब याद करो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे मैंने आपको तीन तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे भाई। या तो तुम्हारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या तुम्हारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, या तुम्हारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। याद आ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। इन तीनों में से हर क्वेश्चन इसी तीनों पे सॉल्व हो रहा होगा। मगर याद करो कि भैया इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के अंदर ए स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट अकेला होता है, फंक्शन अकेला होता है। देखो फंक्शन अकेला है, कांस्टेंट अकेला है, फंक्शन अकेला है, कांस्टेंट अकेला है। मगर आपको जो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे तो देखो 25x² गिवन है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट और फंक्शन मिलकर आ रहा है और एक कांस्टेंट अकेला है। ऑल्दो मुझे मालूम है 25 जो होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। मगर स्टिल अगर आप गौर से देखो तो भाई अभी मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तीन कंडीशंस है। या तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा। यहां पे देखो आपके पास कांस्टेंट और फंक्शन मिलकर आ रहा है। तो बेटा देखो सबसे पहला काम हम यहां से क्या करेंगे कि कांस्टेंट को कॉमन लेंगे। कैसे? अब आप सोचो कि देखो मैं चाहता हूं कि भैया ये 25x² आ रहा है, यहां पे 25 नहीं होना चाहिए, सिर्फ फंक्शन होना चाहिए। तो देखो मैं क्या काम करूंगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 5 का 5। मैं सिंपल तरीके से 25 को यहां से कॉमन अगर लूं तो कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू डीएक्स का डीएक्स। जरा गौर से समझिएगा ये क्या स्टेप किया हम लोगों ने, जरा बात को समझिएगा कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2 माइनस 3 प्लस का 7 इक्वल टू 0। मैं आपसे कहता हूं कि भैया इस इक्वेशन में से, पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके बताइए। तो बेटा 2 कैसे कॉमन लोगे? देखो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर मुझसे आप तालीम हासिल करो, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा बेटा, एक एक स्टेप आपको दूंगा जिस तरह कोचिंग लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको इस इक्वेशन में से किसी भी 2 को या 3 को या किसी भी टर्म को कॉमन लेना है, तो मैथ्स आपसे कहता है कि भाई उस इक्वेशन में अगर तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो सिंपल कॉमन के तौर पे आ जाएगी। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और आप स्टिल कॉमन लेने की फरमाइश करते हो, तो भैया वो नंबर उसके डिवीजन वाले पार्ट में, डिविजिबल पार्ट में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन लिया जाए, तो जरा बात को समझिएगा। तो भैया देखो 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो देखो इस पूरी इक्वेशन सबसे पहले 2 आ रहा है, यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 बचेगा। मगर देखो अब 3 के टेबल में चूंकि 2 नहीं आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो यहां से 2 कॉमन नहीं आ सकता। मगर मैं स्टिल 2 कॉमन लेना चाहता हूं, तो मैथ्स क्या कहता है कि भाई इसके डिवीजन वाले पार्ट में 2 लिख दो, सिंपल तरीके से। सिमिलरली देखो 7, 7 के टेबल में 2 नहीं आता है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, मगर मैं स्टिल चाहता हूं कि भैया 2 कॉमन आए, तो भैया क्या हो जाएगा, 2 इसके डिविजिबल वाले पार्ट में चला जाएगा। और इस तरीके से हमने पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया। मगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूं आया मेरा काम सही हुआ गलत हुआ। मैथ्स कहता है बिल्कुल कर सकते हो भाई, मैथ्स बहुत मजे की चीज है। लोगों को मैथ्स से पता नहीं क्यों मसला होता है, आपने ढंग के टीचर से कभी मैथ्स नहीं पढ़ी हुई। वो बड़ा मशहूर कोटेशन है ना, अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती ना, इसका मतलब क्या है, आप अपना टीचर चेंज करो। उसके पीछे लॉजिक ये है कि भैया वो टीचर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा। देखो अगर आप चेक करना चाहते हो आया आपने काम सही किया गलत किया, उसका बेसिक तरीकेकार क्या है, आप हमेशा रिवर्सिबल स्टेप करके चेक करो। आप हमेशा उसका उलट काम करके चेक करो कि आया आपको वापस से वो इक्वेशन मिल रही है नहीं मिल रही। तो अब देखो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवा दूं, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवा दूं, ये बाहर वाला 2 अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 2 बन गया। और देखो ये 2 जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट गया, 3 बच गया। और ये 2 7/2 से जब मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 बच जाएगा। देखो वापस से मुझे मेरी ओरिजिनल इक्वेशन मिल गई, इसका मतलब मैंने सही काम किया। तो याद रखिएगा दुनिया में कभी भी आप किसी भी इक्वेशन में से किसी भी टर्म को कॉमन लेना चाहते हो, अगर तो वो टर्म एग्जिस्ट कर रही
होती है वहां पे वो सिंपल कॉमन आ जाता है, बट अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको डिवीजन में चला जाता है। सेम काम तो देखो हम लोगों ने यहां पर करा। भाई मैं 25 को यहां से रिमूव करना चाहता था, अब 25 को डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या करा, इस पूरी टर्म में से 25 को कॉमन ले लिया। बेटा यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम यही तो सिंपल सा काम कर रहे हैं कि देखो मैं इस पूरी इक्वेशन में से 25 को कॉमन लेना चाहता था। अब देखो पूरी इक्वेशन में से मैं 25 को कॉमन लेना चाहता हूँ। देखो 25 अगर मैं पूरी इक्वेशन में से कॉमन लूंगा क्या बन जाएगा, मैं आपको लिख के भी शो करता हूँ। देखो हमारे पास अगर मैं पूरी इक्वेशन में से 25 को कॉमन लेना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है 25 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ 25 एग्जिस्ट कर रहा था, कॉमन ले लिया। और 9 के साथ चूंकि 25 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसके डिवीजन में वो चला गया। उसके कहां पे चला गया बेटा, वो डिवीजन में चला गया। अब आप इस 25 को बाहर निकाल दो, इस 25 को पहले कैंसिल आउट करवा दो, 5 अंदर 5 बन गया और 5 5 25 होता है। तो ये 1/5 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूं। तो फाइनली मेरा क्वेश्चन आसान तरीन भाषा पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू डीएक्स का डीएक्स। ये काम क्या कर रहा है दोबारा समझ लीजिए, बहुत मजे का काम किया है। कि देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमारे पास ओरिजिनल के अंदर क्वेश्चन जो आ रहा था वो कुछ ये आ रहा था। हमारे पास ओरिजिनली बेटा जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था, सही है ना। हमें क्या करना था भैया, हमें मालूम है कि मेरे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जो तीनों फॉर्मूलाज हैं, यहां पे कहीं पे भी मेरे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें क्या करना था, इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालना है। जब इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालना है तो भैया कैसे निकालेंगे, कॉमन लेके। कि मैंने नीचे से 25 कॉमन ले लिया। अब देखो यहां पे भी 25 एग्जिस्ट कर रहा था, एक्स स्क्वायर का, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। और 9 के साथ चूंकि 25 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो उसके डिवीजन में चला गया। और ये जो 25 मैंने बाहर निकाला था ना, ये ऊपर वाले 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 अंदर 5 5 5 25। तो फाइनली 1/5 बचा। इस 1/5 को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर मूव कर दिया और सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 9/25 इंटू डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं फाइनली यहां पे स्क्वायरिंग को ब्रेक करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है भैया 9 क्या होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है। तो यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, अगर इसको मैं तरीके से लिख दूं, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 5, ऊपर आ गया 1 का 1, नीचे x का होल स्क्वायर। 9 क्या होता है मेरे शागिर्दों, 3 का स्क्वायर होता है। और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो उसको एक ही बार लिख देता हूं, यानी कि स्क्वायर को मैंने बाहर एक ही दफा निकाल के रख दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारे होंगे। तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 3/5 को मैंने एक बार लिखा और बाहर कंप्लीट स्क्वायर को मैंने एक ही साथ लिख दिया, सही है ना। अब ये फाइनली इसको सॉल्व करने के काबिल बन गया है। इसको मैं अपनी फाइनली इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं। अब इसके ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अब इसके ऊपर हम वैल्यूज को प्रूव करवाएंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो अब फाइनली मेरे पास यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, मेरे पास फाइनली यहां पे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। देखो यहां पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। हमें मालूम है कि भैया कभी भी मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन आ रही हो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो भैया मेरा इसका मतलब क्या होता है, एक्स बराबर होता है किसके, ए टेंजेंट थीटा के। एक्स बराबर होता है ए टेंजेंट थीटा के। एंड वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग, इस क्वेश्चन में मेरा ए किसके बराबर है, देखो एक्स का स्क्वायर ये रहा, ए का स्क्वायर ये रहा। तो ए बराबर है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 5 के। तो यानी कि मेरे पास ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं भैया, ए बराबर है मेरा 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टेंजेंट थीटा के। तो हम इस चीज के ऊपर बेसिकली डेरिवेटिव अपना अप्लाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से यहां पे सपोजिशन करवा लेते हैं। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। भाई एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा के बराबर कैसे आया, हमें मालूम है ऐसे आया, कभी भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कंडीशन फॉर्म हो जाए कि फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, क्या सपोज करवाते हैं, ए टेंजेंट थीटा के बराबर। तो भैया देखो ए की वैल्यू चूंकि बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टेंजेंट थीटा के। तो अब यहां पे सिंपल मैं डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमारा एंगल फंक्शन क्या है, यहां पे देखो थीटा है। तो सिंपल तरीके से बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इट शुड बिकम dx by d थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे देखो 3/5 कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सिंपल बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर, सही है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल तरीके से dx की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और ये डी थीटा यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डी थीटा जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवाना है। तो भाई देखो मेरी इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो इसमें तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यानी कि मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, देखो ये सिंपल तरीके से यहाँ पे बाहर
बाहर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/5। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ऊपर है 1 का 1, नीचे देखो यहाँ पे हमने x को किसके बराबर सपोज किया, जरा गौर से बात को समझो बेटा। हमने x को सपोज करवाया था a टेंजेंट थीटा के, यानी कि a की वैल्यू 3/5 के बराबर है, तो x बेसिकली किसके बराबर है, 3/5 टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा 3/5 इंटू टेंजेंट थीटा बाय होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो इस x की जगह पे हमने x की वैल्यू को डाल दिया। आगे देखो आगे क्या है, आगे आ रहा है प्लस के 3/5 का होल स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा। ऊपर देखो dx है, और dx इसके बराबर है हमारा हमारा dx बराबर है 3/5। आगे क्या है, आगे आ रहा है सिंपल सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा देखो हमारा सिंपल तरीके से dx किसके बराबर है, dx हमारा यहाँ पे हमने निकाली हुई है dx की वैल्यू भी, तो dx की जगह पे dx की वैल्यू डाल देंगे। dx की वैल्यू है 3/5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए जरा बात को समझ लेते हैं कि भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो मैं तरीके से एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूं। अब जरा इस क्वेश्चन को मैं पहले तो एक दफा तरीके से लिख देता हूं। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या है, 1/5 का 1/5। अच्छा मैंने आई के बराबर सपोज नहीं करवाया, आई के बराबर आप क्वेश्चन को लिख लो, ज्यादा बेहतर होता है। यानी कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन होता है ना उसको हम आई के बराबर लेके चल रहे होते हैं, तो बात एक ही है। ना भी लिखोगे इतना फर्क नहीं पड़ता, इंपैक्ट नहीं पड़ता, पर लिख लो तो अच्छी बात है। अच्छा आगे देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन है, ऊपर देखो ऊपर मेरे पास क्या फॉर्म हो रहा है, ऊपर हमारे पास आ रहा है 3/5। आगे क्या है, आगे है सेक स्क्वायर थीटा और फिर उसके आगे डी थीटा का डी थीटा। और देखो नीचे क्या मौजूद है, नीचे हमारे पास सिंपल तरीके से ये 3/5 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो जाहिर सी बात है, जब ये ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा, तो देखो नीचे क्या बन गया, नीचे यहाँ पे बन गया 3/5 का होल स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर टेंजेंट थीटा पे जाएगा तो इट शुड बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आगे प्लस का साइन एज इट इज, ये 3/5 पे भी स्क्वायर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, सही है ना। अब क्वेश्चन को हमने एक बार एज इट इज लिख देना है। भाई अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर जो मेरे पास है 3/5 आ रहा है, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल, इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकाल देता हूं। देखो बाहर पहले से क्या मौजूद है, 1/5, और ये 3/5 भी जब मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है, तो ये बाहर जाके 3/5 ऐसे लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, अब देखो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है सिंपल सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या आ गया, नीचे देखो, अब जरा नीचे गौर से देखो, नीचे इधर भी 3/5 का होल स्क्वायर है, इधर भी 3/5 का होल स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 3/5 के होल स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, ब्रैकेट में सिंपल तरीके से आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो फाइनली फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करवा लेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहाँ पे देखो बेसिक मैथ्स क्या हो जाएगी, ऊपर ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पे तो मेरे पास बन जाएगा, इधर आ गया 3 और 5 5 जर बराबर होता है 25 के। अच्छा अब देखो इस वैल्यू को भी अगर मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूं, ये वैल्यू देखो होल डिविजिबल साइन के नीचे आ रही है, जब मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो नीचे से ऊपर जाके क्या होगी, रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। सर ये काम आपने कैसे किया, अरे भाई गौर से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/5 का होल स्क्वायर ना, तो चूंकि ये होल डिविजिबल फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है, तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होती हैं, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, और यहां पे फाइनली क्या बच गया, यहां पे बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, आगे डी थीटा का डी थीटा। सही है ना मेरा प्यारा बेटा। अब देखो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करवा लो, 5 के स्क्वायर से 25 कट जाएगा, और इस 3 से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे आ गया 1/3। और हमें ये बात मालूम है कि देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा तो भाई तो देखो ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। हमें ये बात मालूम है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हमें ये बात मालूम है कि 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा, 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। यानी कि देखो इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे मैं नीचे क्या लिख सकता हूं, मैं नीचे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर डी थीटा का डी थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और फाइनली यहां पे क्या बन जाएगा, मेरे पास क्या क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा, बाहर आ रहा है 1/3 का 1/3, इंटीग्रेशन का सिंबल देखो सेक स्क्वायर थीटा से अगर सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो इट शुड बिकम सिंपल 1 इंटू
दी थीटा। अब आप क्या करोगे, फाइनली थीटा की वैल्यू को अप्लाई कर दोगे। सर थीटा की वैल्यू को कैसे अप्लाई करेंगे, भाई बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई होती है तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होती है वेरिएबल लिख दिया जाता है प्लस के सी के ऊपर। ये मेरा आंसर आ गया। मगर मुझे ये बात मालूम है कि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे एक्स की फॉर्म पे गिवन था ना। क्वेश्चन मुझे किस फॉर्म में गिवन था बेटा, क्वेश्चन हमें एक्स की फॉर्म में गिवन था। हमने जो अपना आंसर निकाला है अभी थीटा की फॉर्म पे निकाला है। देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, 5 डिवाइडेड बाय 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 9। हमने जो आंसर निकाला वो थीटा की फॉर्म पे निकाला। तो कैसे कन्वर्ट करवाएंगे इसे, देखो जिस भी वैल्यू को आप सपोज करवाते हो ना, इस वैल्यू से फिर आप अपनी सेकंड वैल्यू, अपना सेकंड आंसर निकालते हो। देखो हमने यहाँ पे किसके बराबर एक्स को सपोज करवाया था, ए टेंजेंट थीटा के। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस 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 x is equal to a tangent theta, since x is equal to a tangent theta, और a किसके बराबर था, 3 डिवाइडेड बाय 5 टेंजेंट थीटा के। तो भैया अब देखो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके उल्टा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा बच जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए टेंजेंट थीटा की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। तो भैया थीटा निकालने के लिए टेंजेंट को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो वहां पे जाके इनवर्स की फॉर्म पे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल 5x डिवाइडेड बाय 3। यानी कि देखो हमने सिंपल टेंजेंट को दूसरी तरफ भेज दिया, तो वहां पे जाके टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म पे जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो गई। अब इसको उठा के मैं इस इक्वेशन अल्फा में प्लॉट करवा दूंगा, सिंपल तरीके से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, now equation alpha becomes 1 डिवाइडेड बाय 3, और थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू को डाल देंगे। थीटा की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है टेंजेंट इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 3, आगे प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। ये फाइनली इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है भाई, क्या प्रॉब्लम की बात है, अरे बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के क्वेश्चन। तो भाई इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया सारे क्वेश्चन हलवा है। देखो क्या पैटर्न है हमारा, हमारा पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है। हम सिंपल तरीके से क्या काम कर रहे हैं मेरे शागिर्द, जरा गौर से बात समझो। आपको देखो क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से आपको वैल्यूज गिवन होगी। अगर एग्जामिनर कहता है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है, तो हमें सिर्फ ये 3 कंडीशंस का पता होना चाहिए, पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी। हम हमेशा डिवीजन में देखेंगे या हम ऊपर देखेंगे कहां पे कंडीशन फॉर्म हो रही है, जहां पे भी कंडीशन फॉर्म हो रही होगी उसको सब्स्टिट्यूट करवा देंगे उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म पे। कि देखो अगर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, तो जाहिर सी बात है साइन इनवर्स की कंडीशन है। एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है तो टेंजेंट की कंडीशन है। एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है तो सेक की कंडीशन है, सही है ना। अब यहां पे मुझे साफ दिख रहा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन फॉर्म हो रही है, मगर यहां पे 25 आ रहा था, तो उस 25 को हमने पहले कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करवाया, फॉर्मूला अप्लाई करवाने सब्स्टिट्यूट करवाया, सिंपल तरीके से ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यूज को रिप्लेस करवाया, फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करा, क्वेश्चन विद इन सेकंड में सॉल्व हो गया। देखो पैटर्न थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम है। जब आपका आंसर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये आंसर थीटा की फॉर्म में आ रहा है, हमें ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, तो लास्ट वाला काम बस रिप्लेसिंग बैक वाला काम करवाएंगे, सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। देखो 6.2 के अंदर 6.3 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सब्स्टिट्यूशन वाला काम है, मगर थोड़ा सा डिटेल्ड काम है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जामिनर कहते हैं 4 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर में 3/2 गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क कर लो। अगेन बड़े मजे का क्वेश्चन है। देखो भाई आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूं मैं। ऊपर आ रहा है dx का dx, नीचे क्या आ रहा है 4। 4 का मायने क्या होते हैं, 4 होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, और फिर आ रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर, आगे देखो ऊपर क्या आ रहा है 3/2 का 3/2। अब देखो ये कौन सी कंडीशन यहां पे फॉर्म हो रही है, देखो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव के अंदर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर एक पावर आ रही है, पावर का कोई लेना देना नहीं है हम लोगों ने, हमें सिंपल अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है कि भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तो कोई कंडीशन ही नहीं थी। अरे भाई प्लस के अंदर कोई भी वैल्यू पहले लिखी हो फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह लो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह लो, बात एक ही है, क्योंकि प्लस के अंदर जो वैल्यूज लिखी होती है उनको आगे पीछे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2 भी 5 के बराबर होता है, सिमिलरली 2 प्लस 3 भी 5 के बराबर होता है, नॉर्मल सी बात है ना मेरा बेटा, प्लस में आप वैल्यू आगे पीछे कर सकते हो। तो भाई कभी भी दुनिया में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा हो किसके बराबर होता है, हम एक्स को हमेशा सपोज करवाएंगे ए इंटू टेंजेंट थीटा के ऊपर, सही है ना। तो यानी कि इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं और सपोजिशन करवा लूंगा। देखो हमेशा कंडीशन में चेक करके
आपको बताता हूँ कंडीशन चेक कैसे करनी है। नॉर्मल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बच्चों वाले क्वेश्चन हैं बेटा, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, नर्सरी क्लास के बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। खाली आपने क्वेश्चन की लॉजिक को समझना है, एक क्वेश्चन भी समझ लिया थ्रू आउट द तमाम चैप्टर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। अब देखो क्या नेक्स्ट स्टेप करोगे, सिंपल तरीके से लिखो यहां पे लेट x इज इक्वल टू, फंक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर है, a टेंजेंट थीटा के। और हमें मालूम है हमारा a क्या है क्वेश्चन में, देखो a कैसे पता चलेगा, ये अगर मैं इसको कंपेयर करवा रहा हूं ना ओरिजिनल इक्वेशन से, देखो a स्क्वायर के सामने 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो a की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है, नॉर्मल सी बात है। तो भैया यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, कंडीशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। अब मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा भैया, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लूंगा थीटा की रिस्पेक्ट से, तो क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मेरा बेटा ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा, और 2 टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 का 2 एज इट इज, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले आ जाएगा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और सिंपल तरीके से देखो डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भैया dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बेटा ये आ जाएगी 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई। अब जरा गौर से आपने अपनी बात को समझना है कि भैया देखो अब क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तमाम की तमाम वैल्यूज को हम कहां पे पुट करवा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा रहे हैं। तो इस बात को मैं लिख दोगे कि पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरा बेटा देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेबल तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करवाना है। देखो ऊपर क्या आ रहा है dx, dx में dx की वैल्यू को डाल देंगे, dx की वैल्यू किसके बराबर है, dx की वैल्यू हमारे पास बराबर है 2 सेक स्क्वायर डी थीटा के। तो ऊपर क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा सिंपल 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और नीचे डिवीजन में देखो, डिवीजन में क्या है, डिवीजन में मेरे पास है 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा बेटा देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू बराबर है सिंपल 2 टेंजेंट थीटा के बाहर होल स्क्वायर का स्क्वायर। और सबसे बाहर देखो मेरी पावर जो थी ना 3/2, ये पावर मासूम सी एज इट इज रहने देंगे, इसको अभी छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि देखो भैया सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, देखो सबसे पहले तो 2 जो ऊपर आ रहा है ना कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल दो ताकि जिंदगी थोड़ी आसान बनाया करो। हमेशा जिंदगी आसान बनाना और मुश्किल बनाना हमारे हाथ में होता है खुद से। तो देखो ऊपर सिंपल 2 जो आ रहा था मैंने बाहर निकाल दिया। अब ऊपर सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो जरा हमारे पास एक नॉर्मल सी चीज यहां पर हो रही है, मुझे मालूम है भैया सर जी, अगर मैं देखूं यहाँ पे ब्रैकेट को मैं ओपन करवाता हूं, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाता हूं तो बेटा 2 स्क्वायर दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट विल बिकम, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर पहले से है, और जाहिर सी बात है जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा इस ब्रैकेट के बाहर भी एक स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर जो है 2 पे अलग अप्लाई होगा, टेंजेंट थीटा पे अलग अप्लाई होगा। क्योंकि हमें मालूम है दुनिया में कभी भी अगर दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स, कितनी भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो, तो पावर अंदर वाली तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और देखो बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है 3/2 का 3/2। अब हमने करना क्या है, हम सिंपल तरीके से यहां से 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या ले लूंगा मैं, 2 स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, और फिर ताकि अंदर मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सके। तो भैया देखो कैसे काम करना है, जल्दी से, बहुत सिंपल सा काम है भाई, ये जो चीज मैंने लिखी है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और सिंपल तरीके से हम यहाँ से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया देखो हमने यहाँ पे क्या बन गया, सिंपल तरीके से देखो बाहर क्या मौजूद है, 2 का 2 ऊपर एज इट इज का एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखो नीचे मैंने आपसे क्या कहा, क्या काम करना है, इन दोनों टर्म्स के अंदर ये जो आपस में प्लस हो रही है, इन दोनों में 2 स्क्वायर आ रहा है, तो मैं एक ही दफा जो है ना 2 स्क्वायर को जरा कॉमन ले लेता हूं, सही है ना। अब देखो ब्रैकेट में क्या बनेगा, जब मैंने इस पूरी इक्वेशन में से, पूरी टर्म में से 2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और बाहर होल टर्म के बाहर पावर क्या आ रही है 3/2 की 3/2। अब देखो क्या काम करेंगे, अरे भाई बहुत सिंपल सा काम है, हमें मालूम है एज वी नो डैट कि भैया 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, बेटा 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे रेफरेंस दे दिया हम क्या काम करने वाले हैं। देखो छोटी छोटी बातों से एग्जामिनर बड़ा खुश होता है और आपको पूरे नंबर देगा इंशाल्लाह। 2 का 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरा बेटा यहाँ पे क्या बन गया, ये 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर एज इट इज, और इस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली सेक स्क्वायर थीटा, और बाहर पावर में क्या है 3/2 का 3/2। अब फाइनली देखो ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी, नॉर्मल सी बात है भैया जी। देखो क्या बन गया, ये हो गया 2 का 2 एज इट इज। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये डायरेक्टली 2 से भी मैं स्क्वायर माइनस नहीं कर सकता, अरे मेरा प्यारा बेटा ये फनकारी किसी के जहन में
अगर आ रही है तो खुदारा अपने जहन से निकाल दो। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो ये पूरी टर्म अभी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर मौजूद है, एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, पहले सिक्योरिटी गार्ड को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो अंदर जाके हम लड़ाई करेंगे। बात समझ रहे हो मेरा बेटा? तो देखो ऊपर क्या है, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा भी मजे कर रहा है। अभी देखो क्या होगा, अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा ना तो जो पावर आ रही है दोनों टर्म्स के पास जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले से 2 के ऊपर पावर स्क्वायर थी, अब एक और पावर 3/2 भी चली जाएगी। सिमिलरली देखो यहाँ पे सेक के ऊपर भी स्क्वायर थीटा एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, और पावर 3/2 इसके पास भी चली जाएगी। दिस थिंग व्हेनेवर द ब्रैकेट इज ओपन, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो देखो ये जो पावर में 2 है ये हाफ को मल्टीप्लाई खत्म कर देगा, सिमिलरली पावर में जो 2 आ रहा है ये हाफ को खत्म कर देगा। नॉर्मल सी एग्जांपल दे देता हूं इसकी बेटा। देखो लेट्स सपोज a की पावर 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 7/2 से, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स अब कभी आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो पावर पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा ना। सिमिलरली ये 2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब देखो क्या बचा, ये बचा 2 इंटू इंटीग्रेशन का सिंबल। ऊपर क्या है सेक स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है 2 का क्यूब बच गया, क्योंकि देखो इस स्क्वायर ने हाफ को कैंसिल आउट कर दिया, क्यूब एज इट इज मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे सेक थीटा की पावर में भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्योंकि देखो ये स्क्वायर जो था इसने इस 2 को काट दिया तो फाइनली क्यूब बच गया, डी थीटा का डी थीटा। अब फाइनली मैं कैंसिलेशन करवा देता हूं, देखो इस 2 से ये वाला जो 3 है कैंसिल आउट हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, और नीचे देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा से एक दो आपके जो स्क्वायर होंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर से सेक स्क्वायर खत्म हो गया, यानी कि ऊपर 1 बच रहा है, नीचे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। दोबारा समझ लो क्या काम बेटा, ये हम लोगों ने क्या स्टेप करा है, ये जो ऊपर 2 आ रहा है ये ऊपर वाला 2 की पावर क्या है 1, तो जब 2 की पावर क्यूब्स को खत्म करने का तो कैसे खत्म करेगा कि भैया एक वैल्यू खत्म कर देगा, क्योंकि 2 की पावर 1 ऊपर है 2 की पावर 3 नीचे है, तो भैया 3 माइनस का 1 क्या होगा, स्क्वायर बच रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे सेक के ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर, सेक पे पावर क्या थी स्क्वायर, नीचे सेक पे पावर थी क्यूब। जब ये सेक स्क्वायर नीचे वाले सेक क्यूब को खत्म करने के लिए आएगा, क्योंकि इसकी पावर छोटी है नीचे वाले की पावर बड़ी है, तो 3 माइनस का 2 सिंपल 1 बच रहा होगा। सही है ना, नॉर्मल सी बात हो गई। अब फाइनली ये वैल्यू बन रही है। अब हमने करना क्या है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाएंगे। कैसे कि देखो 1/4 को तो मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, कि देखो नीचे क्या फॉर्म हो गया, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, ये पावर 4 बन रही है 1/4। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सिंपल तरीके से इस 1/4 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, और यहां पे क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1/sec थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। अब मुझे मालूम है 1/sec क्या होता है भाई, 1/sec बराबर होता है कॉस के। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि वी नो दिस थिंग कि 1/sec थीटा बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, और 1/sec किसके बराबर होता है, 1/sec बराबर होता है कॉस थीटा इंटू डी थीटा के। अब आप फाइनली इंटीग्रेशन में कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन में कॉस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा, इंटीग्रेशन में कॉस का फॉर्मूला हमारे पास बराबर होता है सिंपल तरीके से पॉजिटिव के साइन थीटा के प्लस के सी के ऊपर। फाइनली ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। यहां पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, देखो क्या काम करा, दोबारा समझ लो कि भाई सिंपल तरीके से इस 2 से क्यूब का वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सेक थीटा बच गया। अब आपने फाइनली 1/4 को ब्रैकेट में इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 1/sec पे अप्लाई करनी है। 1/sec को ट्रिगोनोमेट्री में क्या कहते हैं, cos थीटा कहते हैं, और फाइनली cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin थीटा के बराबर। ये मेरा एक आंसर आ गया। ये आंसर किस फॉर्म में आया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आया है। हमें तो क्वेश्चन x की फॉर्म में गिवन था, तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस बैक करवाएंगे। कैसे रिप्लेस करवाएंगे कि देखो हमें मालूम है, देखो जिस वैल्यू को आपने सपोज करवाया होता है ना, इसी वैल्यू से रिप्लेसमेंट होती है। कि देखो मुझे मालूम है x की वैल्यू हमने सपोज करी थी 2 टेंजेंट थीटा के बराबर, तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन अल्फा। यहां पे मैं लिखूंगा सिंस x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा, हमने क्या सपोज करवाया था, x बराबर है 2 टेंजेंट थीटा के। देखो 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन गया, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और हमें मालूम है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। यानी कि देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई किसके बराबर, x के बराबर, और बेस की वैल्यू मिल गई 2 के बराबर। तो क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। सही है ना, हमेशा याद रखो कोई ना कोई चीज गायब होगी तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई करोगे। तो भैया देखो कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है फॉर्मूला, एज वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से एच का स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, पी की वैल्यू है एक्स के बराबर, स्क्वायर का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर। तो बेटा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस का 4, यानी
यानी कि h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं अंडर रूट लूंगा ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, तो इट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो ये आ गई मेरे पास h की वैल्यू। देखो हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें क्वेश्चन आंसर में साइन थीटा मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन जो मुझे गिवन था वो तो x की फॉर्म में गिवन था ना, इसलिए इसको रिप्लेस बैक करवाना है। तो यानी कि अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, सिंपल तरीके से यहां पे जाके क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन अल्फा, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स। तो देखो इक्वेशन अल्फा में बाहर क्या मौजूद है, 1/4 का 1/4, और साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखो साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। पीपल के मायने क्या है भाई, पीपल है परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू बराबर है एक्स के, हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास आई अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, आगे मेरे पास क्या है प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज। ये फाइनल फाइनल मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की लॉजिक एक ही है, अगर तुमने एक क्वेश्चन भी मुझसे समझ लिया ना, मैं गारंटी देता हूं सारे क्वेश्चन आप इजीली क्लियर कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, क्वेश्चन की लॉजिक सेम है, एक दफा क्वेश्चन को लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर्स को ढूंढोगे, उसके बाद जो भी कंडीशन फॉर्म हो रही होगी या कंडीशन को फॉर्म करवाओगे और उस कंडीशन के मुताबिक वैल्यू को सपोज करवाओगे, वैल्यू को सपोज करवाने के बाद तमाम डेरिवेटिव लोगे और फिर तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में डाल दोगे, सिंपलीफाई करवाओगे, सिंपलीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा उस आंसर को फिर अपने क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करवाओगे, और क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए जिस वैल्यू को भी सपोज करवाया था उसी वैल्यू से तुम्हें हिंट मिला करेगी, जिस वैल्यू को भी सपोज करवाया था उसी से हमेशा हिंट मिलेगी। अगर तुमने x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा सपोज करवाया था उसी से अपना आंसर निकालोगे फाइनल वाला, अगर तुमने a sec थीटा सपोज करवाया था उससे सॉल्व करोगे, a sin थीटा करवाया था उससे करोगे, यानी कि जो भी वैल्यू तुमने स्टार्टिंग में सपोज करवाते हो ना उसी से अपना फाइनल आंसर निकालने के लिए वर्किंग करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अगर आपने एक क्वेश्चन भी मुझसे समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम तरीके कार पे सॉल्व होगा, तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे शागिर्द इसको खुद से बैठ के सॉल्व करें। मैं तो लिटरली ये बात कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे खुद से बैठ के इसको सॉल्व करें। कोई मुश्किल चीज का क्वेश्चन नहीं है, चलो जल्दी से मैं करवा देता हूं ताकि बच्चे नाराज ना हो जाएंगे, सर हम तो सॉल्व नहीं हो रहा था तभी आपको चेक कर रहे थे। हालांकि आई जस्ट वांट कि मेरे प्यारे शागिर्दों वीडियो को स्टॉप करो, जो मेरे शागिर्द मुझसे शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैं चाहता हूं कि वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, देन मेरे आंसर से टैली करना खुदारा। देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग अ रिस्क। आप उस वक्त तक मैथ्स को नहीं समझ सकते जब तक कि आप खुद से बैठ के कुछ रिस्क को अप्लाई नहीं करोगे, खुद से बैठ के कोशिश नहीं करोगे एटलीस्ट। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग अ रिस्क, रिमेंबर माय वर्ड्स बेटा। तो भैया मैथ्स ऐसी जो है ना देख देख के छापने से नहीं आएगी, मैथ्स उस वक्त आएगी जब आप 3 क्वेश्चंस मैं करवाऊं, 2 क्वेश्चन आप खुद से बैठ के ट्राई करोगे। तो भाई वीडियो को तमाम बच्चों ने स्टॉप करना है, स्टॉप करके खुद से ट्राई करना है, देन फिर कंपेयर कर लेना है मेरे आंसर से। तो मैं आपको जल्दी से सॉल्व करवा देता हूं कैसे सॉल्व होगा। अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर सेम काम करोगे, देखो ऊपर dx का dx आ रहा है, नीचे क्या बन रहा है अंडर रूट का अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है 4x स्क्वायर। तो हमें मालूम है भैया, यानी कि क्वेश्चन अभी मुझे सही फॉर्म में नहीं गिवन, क्योंकि यहाँ पे देखो कांस्टेंट का स्क्वायर है मगर फंक्शन के साथ भी कांस्टेंट आ रहा है, फंक्शन अकेले नहीं लिखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लूंगा पहले। ऊपर dx का dx आ गया, यहाँ पे अंडर रूट का अंडर रूट, तो पूरी इक्वेशन में से अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। सही है ना। देखो हमने क्या काम करा, यहाँ पे पूरी इक्वेशन से मैंने 4 कॉमन ले लिया। देखो 4 के स्क्वायर में से अगर 4 कॉमन लूंगा तो जाहिर सी बात है एक 4 बच जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 ना, और यहाँ पे 4x स्क्वायर के पास भी 4 एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन ले लिया। अब देखो मुझे मालूम है दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये एक ब्रैकेट पूरी एक टर्म है और ये 4 एक टर्म है, तो मैं सिंपल तरीके से अंडर रूट जो है ना दोनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ। जो 4 पे अंडर रूट अप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, और उस 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूँ। नॉर्मल सी बात करिए भाई, कोई मुश्किल बात तो नहीं करी ना मैंने, मैं दोबारा पूरी बात रिपीट कर देता हूँ हमने स्टेप क्या करा है। आपके लेवल पे स्टेप बहुत नॉर्मल होना चाहिए कि देखो बेटा हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि अब मैंने चूंकि 4 कॉमन ले चुका हूं, तो भैया मैं अगर इसको ऐसे करके लिख दूं, मैं इसको ऐसे करके लिखूं कि मैंने रूट को दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई कर दिया, हमने रूट को दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो ये मेरे पास पूरी अब एक टर्म बन गई है, ये 4 मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो इस 4 के ऊपर रूट मैंने अलग कर दिया। अंडर रूट 4 बराबर होता है 2 के, तो ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और फाइनली मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह के फॉर्म हो गई। अब मैं इस टर्म के ऊपर फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। बेटा नॉर्मल सी चीज है, देखो थोड़ा सा सोचोगे ना सारी बातें क्लियर होंगी, इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन को स्टॉप करके खुद से सॉल्व करना है आप लोगों ने। जब तक आप खुद से अपना दिमाग यूज नहीं करोगे यू कैन नॉट एक्सेल द मैथ्स। मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग अ रिस्क, मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग अ चांस। बेटा मैथ्स सब समझ में आती है जब पेजेस काले पे काले करने पड़ते हैं, मैथ्स उस जमाने में समझ में आती
ठीक है, मैं इस घर पे बैठ के आराम से गाँव तकिया लगा के समझ में नहीं आती कभी भी, रिमेंबर माई वर्ड्स। अब क्या करेंगे बेटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों फॉर्म हो रहा है। सर कैसे? कि भैया देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, डीएक्स का डीएक्स, फोर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और एक्स तो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ रहा है क्योंकि। तो भैया सिंपल तरीके से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का खिताब दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का खिताब दे देता हूं। अब मुझे मालूम है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बेटा ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन बन रही है। तो भैया सिंपल तरीके से चूंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन फॉर्म हो रही है, तो मैं एक्स को किसके बराबर सपोज करवाऊंगा? बेटा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा इस क्वेश्चन को, इसीलिए आई एम गोइंग अ बिट फास्ट। तो बेटा एक्स की वैल्यू देखो किसके बराबर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू बराबर आ जाएगी ए टेंजेंट थीटा के। एंड वी नो दिस थिंग कि हमारा यहाँ पर ए क्या है, 2 के बराबर है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 टेंजेंट थीटा के। अब मैं फाइनली इसके ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करवाऊंगा। तो बेटा सिंपल तरीके से अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव लूंगा किसके रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। और भैया 2 टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है सिंपल सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा। ये मेरे पास फाइनली वैल्यू आ गई। तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा दोगे, इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम्स, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 ये रही भैया, घबराने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 कहां पर है, ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 मेरे शागिर्दों, ये बन जाएगी सिंपल तरीके से पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग these values in equation number 1, putting these values in equation number 1, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो बाहर हाफ का हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल, ऊपर देखो dx की जगह पे dx की वैल्यू डाल दो, dx की वैल्यू किसके बराबर आई, ये बराबर है 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा के। नीचे डिवीजन में देखो क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट का अंडर रूट, और देखो आगे क्या है 2 का स्क्वायर एज इट इज, आगे क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स हमने किसके बराबर सपोज किया था, एक्स हमने लिया है 2 टेंजेंट थीटा के बराबर, एक्स किसके बराबर है 2 टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो भैया एक्स की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा 2 टेंजेंट थीटा। देखो यहां तक का काम तो हर जगह पे सेम है, मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है, बेटा क्या मुश्किल है इसके अंदर, सेम रिपीटेड चीज आ रही है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हाँ मैं मानता हूं लास्ट में आपको थोड़ी लॉजिक यूज करनी पड़ेगी, मगर थ्रू आउट द क्वेश्चन पैटर्न इज ऑल द सेम। आप जितने क्वेश्चन को करते जाओगे पैटर्न सेम मिलेगा। देखो पहला स्टेप क्या है, इसको स्टेप वाइज ध्यान में रखो, क्वेश्चन को आई के बराबर सपोज किया, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को लिखा और चेक करा कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन फॉर्म हो रही है, अगर नहीं हो रही तो कॉमन वॉमन लेके बनाओगे, उसके बाद जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन फॉर्म हो रही होगी उसके मुताबिक अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाओगे, फिर डेरिवेटिव लोगे, फिर तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे। अब अगेन सेम काम करूंगा, सिंप्लीफिकेशन करूंगा, इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा, आंसर निकालूंगा, उस आंसर को रिवर्स बैक करवाऊंगा, उस आंसर को ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म पे कन्वर्ट करवाऊंगा जो वैल्यू सपोज करी थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है बेटा, एक क्वेश्चन भी अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, एक 10 मिनट की बात भी तुमने मेरी समझ ली, थ्रू आउट द एक्सरसाइज तुम्हें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब देखो मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, देखो यहाँ पे बाहर क्या है, हाफ का हाफ है, इंटीग्रेशन का सिंबल, ऊपर क्या मौजूद है, अच्छा देखो एक आसान काम कर सकते हैं ना, इस 2 से हम ये 2 काट देते हैं तो हमारी, ताकि जिंदगी आसान हो जाए, जिंदगी को हमेशा आसान बनाना सीखा करो, तो हमने ये काम कर दिया। अब ये क्या बच गया, ये बन गया इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बच गया, ऊपर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे डिवीजन में देखो। अब देखो अगेन जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, जाहिर सी बात है ये जो 2 है ये इस 2 पे भी जाएगा, इस टेंजेंट थीटा पे भी जाएगा, तो नीचे देखो अंडर रूट का अंडर रूट, 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर, प्लस का साइन, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा ये 2 पे भी स्क्वायर जाएगा, ये टेंजेंट थीटा के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, बाहर डी थीटा का डी थीटा, यानी कि देखो स्क्वायर जो है इस 2 पे भी गया, टेंजेंट थीटा के ऊपर भी गया। अब आगे क्या होगा, आगे सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे आ गया सिंपल सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, नीचे वाली टर्म में से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा। तो अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लेता हूं 2 के स्क्वायर को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। और हमें मालूम है कि भैया 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, भैया ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। एज वी नो दिस कि 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो भैया क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, नीचे अंडर रूट का अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो मेरा बेटा दो टर्म्स यहाँ पे फाइनली क्या हो रही है,
मल्टीप्लाई, ऊपर अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट को मैं पूरी टर्म पे भेजूंगा तो जाहिर सी बात है दोनों के स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे। या फिर आप नॉर्मल वे में देख लो भैया, नॉर्मल वे में क्या कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों पे सेम पावर आ रही है, तो अगर मैं उसको इस तरीके से भी लिखूं, बात एक ही कि दोनों की पावर को मैं एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर बना के लिख देता हूं, इससे फायदा क्या होगा, ये पावर रूट को कैंसिल आउट कर देगी। तो भैया देखो क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया सिंपल 2 सेक थीटा इनटू दी थीटा। अब देखो भैया ये 2 जो है ये कबाब में हड्डी है भैया, ये कांस्टेंट वैल्यू नीचे आ रही है, इसको उठा के सबसे पहले हम ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे। इसको क्या कर देंगे मेरा बेटा, ब्रैकेट से निकाल के बाहर कर देंगे, सही है ना मेरा बेटा, इसको हम सिंपली ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा मेरा क्वेश्चन, मेरा बेटा ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल ऊपर। अब देखो और सच, एक और स्टेप भी हम यहाँ पे कर सकते हैं फौरन से, कि सेक थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिंपल सेक थीटा बचेगा इनटू दी थीटा का दी थीटा। अब हमने क्या करना है, फाइनली सेक थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, सेक थीटा की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू ln, ln का ln आगे क्या आ जाएगा, आगे होता है सेक थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा, सेक थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा प्लस के सी के ऊपर फाइनली मेरे इंटीग्रेशन वाले पार्ट का आंसर आ गया। मगर हमें मालूम है कि हमारा क्वेश्चन तो एक्स की फॉर्म में गिवन था, तो इसको एक्स की फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड हाउ वी विल बी गोइंग टू कन्वर्ट दैट, कि भैया देखो हमें सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या गिवन था, हमने क्या वैल्यू सपोज करवाई थी, हमने सपोज करवाया था x बराबर है किसके, 2 टेंजेंट थीटा के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे since x is equal to 2 tangent theta, x is equal to 2 tangent theta, तो बेटा देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी x/2 के। अच्छा भैया जी, तो यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गई, मगर सेक थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है सर हाशिम ने पढ़ाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, यानी कि मेरा बेटा देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, दे पेंटेड ब्लैक। देखो p की वैल्यू यानी कि बराबर है x के, b की वैल्यू बराबर है 2 के, हमें क्या चाहिए, हमें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे भैया, फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया देखो हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी का स्क्वायर बराबर है एक्स के, बी का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों एच स्क्वायर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4, तो यानी कि एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4। एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस का 4। अब क्या करेंगे सर, अरे भाई बहुत सिंपल सा काम है मेरे शागिर्दों। अब देखो मुझे पी भी मिल गया, बी भी मिल गया, एच भी मिल गया, हमें क्या निकालना है, सेक थीटा। तो ये कहलाता है पाइथागोरस रेशियोज, इस पे सेक थीटा निकाल लेंगे। सर सेक थीटा कैसे निकालेंगे, अरे भाई देखो सेक होता क्या है, सेक होता है कॉस का अपोजिट, नॉर्मल सी बात है ना। देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का सबसे पहले समझो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज बेसिकली कर्ली ब्राउन हेयर। तो भैया सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा बराबर होता है हेयर अपॉन बेस के, क्योंकि देखो अगर मेरे पास कॉस का फॉर्मूला है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो सेक क्या होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या आ गया, एच अपॉन बी। एच की वैल्यू देखो क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4, बेस की वैल्यू क्या है, बेस बराबर है किसके, बेस बराबर है 2 के। तो भैया सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को हम लोग उठा के इक्वेशन में डाल देंगे। तो भैया इक्वेशन नंबर मेरी अल्फा क्या बन जाएगी, इक्वेशन अल्फा विल बिकम्स, फाइनल आंसर हमारा क्या फॉर्म होने के ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा भी निकाल लिया, टेंजेंट थीटा भी निकाल लिया, तो इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, तो आई विल राइट इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, यानी कि अब देखो इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 का 1/2 एज इट इज, एलन के अंदर मैं एलन को लिखूंगा। अब देखो आगे क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर निकाली थी, देखो हम लोगों ने सेक थीटा का आंसर क्या निकाल लिया, सेक थीटा का आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सेक थीटा की जगह पे मैं सेक थीटा की वैल्यू लिख दूंगा, किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, आगे प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, आगे देखो टेंजेंट थीटा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट, देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स बाय 2 के। तो टेंजेंट थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, x/2 का x/2 आ जाएगा, और सबसे बाहर प्लस का c एज इट इज, मजे कर रहा है। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सर वो
बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया देखो दोनों टर्म्स के नीचे चूंकि एलसीएम की वैल्यू सेम है, दोनों टर्म्स के नीचे चूंकि वैल्यू सेम आ रही है, तो नीचे वाली टर्म को एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी। तो भैया क्या बन जाएगा, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करवाना जरूरी है, हाफ का हाफ ln का ln। देखो यहाँ पे चूंकि दोनों टर्म्स के नीचे नीचे वाली बेस एक ही आ रही है, तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एलसीएम आपका सेम होता है तो एलसीएम एक ही बार लिखा जाता है, और सिंपल ऊपर वाली वैल्यू को हम आपस में ऐड करवा देंगे। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस के साइन के बाद एक्स प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज। तो फाइनली हम लोगों ने क्या कर दिया, हमारा यहाँ पे तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मगर किताब आपसे कहती है कि इसको फर्दर भी सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, एलन की प्रॉपर्टी के ऊपर। मेरा बेटा एलन की बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। एलन की प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, एलन की प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि बेटा देखो, दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, उनसे पहले एलन आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज वी नो डेट। तो बेटा देखो एलन की दुनिया में प्रॉपर्टी होती है कि दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में डिवाइड हो रही हो, उनसे पहले एलन आ जाए। तो एलन की प्रॉपर्टी होती है कि एलन दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होता है और बीच में साइन आता है नेगेटिव का, नॉर्मल सी बात है। अब देखो हमने इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लेना है। तो भैया सिंपल तरीके से पहले वाला जो हाफ है वो एडिटिव का एडिटिव लिखा जाएगा। एलन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है, उनसे पहले एलन साहब तशरीफ रखते हैं। तो एलन बेसिकली दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा, यानी कि एलन ऊपर वाली टर्म के ऊपर अलग अप्लाई होगा, ऊपर वाली जो पूरी टर्म आ रही है उस पर एलन अलग अप्लाई होगा, और जो नीचे वाली टर्म आ रही है उस पर एलन अलग अप्लाई हो जाएगा। और बीच में साइन आता है नेगेटिव का प्लस के सी के ऊपर। अब फाइनली जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ये बाहर वाला हाफ अंदर वाली दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एलन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का एक्स, है ना। और आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ इंटू एलन 2 प्लस का सी। ये फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मगर अगर आप किताब में आंसर देखो तो किताब के अंदर नेगेटिव का हाफ एलन 2 नहीं लिखा हुआ। उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि बेसिकली एलन 2 की एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, एलन के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए तो वो कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। तो एलन 2 एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई। एलन 2 की वैल्यू तकरीबन आप कैलकुलेटर पे सॉल्व निकालोगे तो 0.3 के बराबर आ रही होगी। फिर वो अगर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा नंबर बन जाएगा। तो कैलकुलेट किताब वाले उसको निगलेक्ट करके बता रहे हैं, तो आप इसको भी अपना फाइनल आंसर कंसीडर कर सकते हो, फर्दर फनकारी करने की नीड नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर कंसीडर हो जाएगा, सही है ना। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ पे मेरा सॉल्व हो गया। इस तरीके से देखो पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है, तमाम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही। अगर एक क्वेश्चन भी आपने समझ लिया, तमाम क्वेश्चन उसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं।